हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए भाई, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ चलते हैं। 20 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे आंसर करिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर करिए भाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए भाई। सभी बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व करिए, सभी बच्चे सॉल्व करिए। देखिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। यहाँ पे क्या कहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे कोई आपके पास ट्रीटमेंट करवाएगा, एक्सिस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जनरेटेड करता है 2 अल्कोहल बी एंड सी, whereas reaction of A with lithium aluminum hydride generated only a single alcohol C. कंपाउंड B on treatment with acetaldehyde to olefin बनाता है C6H12 which exhibited only a singlet at D is custom। यहाँ डबलेट आपके पास कितना आता है 1.6 ppm आता है इन दी 1H NMR स्पेक्ट्रम। दी कंपाउंड A इज, यहाँ पे ये आपको बताना है भाई। ठीक है, यहां से देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे हमें कंपाउंड पूछा गया है, क्या होगा यहाँ पे ए कंपाउंड। तो इन चारों में से पहचानना ए कंपाउंड, जैसे मैं ए कंपाउंड में यहां से यही लिख करके चलता हूं। ठीक है, इसी ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे गिरगिनार्ड रिएजेंट के साथ CH3 MgBr के साथ रिएक्शन की गई है। ठीक है, CH3 MgBr के साथ, तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापिस आएगा और इसको बाहर कर देगा। तो बन क्या जाएगा भाई, यहाँ से मेरे पास ये CH3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से एल्कोहल बन जाएगा, यहाँ से एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ से गिरगिनार्ड वापिस आएगा क्योंकि एक्सिस में है, और ये जब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक कि एल्कोहल नहीं बना देता। तो CH3 MgBr यहाँ से वापिस अटैक करेगा और यहाँ पे आपका एल्कोहल बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया B और ये बन गया C, राइट, जैसा कि बोला गया B और C। अब आगे क्या कहा गया है कि रिएक्शन ऑफ ए क्या क्या गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरेटेड ए सिंगल अल्कोहल। यहाँ पे जो मेरे पास ए है, ये क्या था आपका, मान लिया मैंने ए है, अगर इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन की जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो यहाँ पे क्या बनता है, सिंगल अल्कोहल बन जाएगा। तो यहां से आपके पास देखिए एस्टर है, एस्टर किस में हो जाएगा, एल्कोहल, और ये मॉलिक्यूल एल्कोहल, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल इसके बन जाएंगे। और ये आपका क्या है भाई, यहाँ पे सी है, ये आपका सी। तो आपके पास बोला भी यही गया है कि ओनली सिंगल अल्कोहल बनेगा सी, तो सी वाला यही तो है, तो यहां 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब क्या कह रहा है, कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिलाइड। यहाँ पे जो कंपाउंड बी है इसमें H+ डाल दिया भाई, यहाँ पे क्या डाल दिया, H+ डाल दिया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी स्ट्रक्चर गलत बना दी ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ी गलत बनी हुई है भाई, ये ना, यहां से देखिए यहाँ अटैक क्या होगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये बना होगा भाई, यही तो बना होगा। अब इसमें क्या डाल दिया, एसिडिलाइड डाल दिया, मतलब H+ डाल दिया, H+ डाल दिया जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, तो यहां से ये मेरे पास OH2O पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां से H2 क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। H2 अगर हटेगा तो यहां से ये मेरे पास केटायन आ जाएगा, इधर मेरे पास ये H+ लीव कर जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगी, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक एल्कीन। अब ये क्या है, C6H12 है, जैसा कि बताया गया है, ये C6H12 है, चेक करके देख सकते हो वही होगा। तो यहाँ कह रहा है कि सिंगलेट मिलता है, यहाँ पे हमें सिंगलेट, बिल्कुल सही है, यहाँ सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो इनसे 12 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, ये भी बात सही है, 12 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, जिसकी पीक क्या है 1.66, ये बात वही चल रही है। इसका मतलब ए ही हमारे पास, जैसी इंफॉर्मेशन बोला गया है वैसी की वैसी किसमें है, ए ऑप्शन के अंदर है, वैसी की वैसी इंफॉर्मेशन किसमें है, ओनली फॉर ए ऑप्शन के अंदर है, और किसी में है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ए जो होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ए जो होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज ट्रू। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी, क्या कहा, क्या क्या यहां बोला गया है कि भाई आइसोटोपिक लेवल होना चाहिए, गलत बात है, आइसोटोपिक कोई जरूरी नहीं है भाई, यहाँ तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ आइसोटोपिक की तो जरूरी कहानी ही नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि आप वहां पे आइसोटोपिक हम करें, कोई जरूरी नहीं है। बेस आयन पीक फॉर्म बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच वेपोराइज्ड मॉलिक्यूल बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेस आयन पीक क्या फॉर्म होती है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे,
तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? हम तो यहाँ पे बेस आयन पीक फर्स्ट स्टेप को थोड़ी बोलते हैं। बेस आयन पीक बोली जाती है किसको? जहां पे मोस्ट स्टेबल कैटायन बने, जो मोस्ट स्टेबल कैटायन बनता है वो बेस आयन पीक बनती है। तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के बाद मतलब रेडिकल कैटायन फर्स्ट स्टेप बनेगा, वही कह रहा है कि यहाँ पे बेस आयन पीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और इस कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट की, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लीक हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लीव करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? रेडिकल कैटायन बन जाएगा। कह रहा है यही क्या बेस आयन पीक होती है? कि गलत बात, हर मॉलिक्यूल के लिए नहीं होती है, किसी के लिए हो भी सकती है, किसी के लिए, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए नहीं होती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड रेडिकल के ऊपर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड रेडिकल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आगे क्या कहा है? कंपाउंड मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप शो ए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिल्कुल गलत बात है। फंक्शनल ग्रुप कह रहा है कि शो, क्या मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ओनली फॉर फंक्शनल ग्रुप के लिए निकाली जाती है? गलत बात है। हम तो एल्केन के लिए भी निकाल सकते हैं। एल्केन में कोई मास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, तो हम तो एल्केन में भी निकाली जाती है, एल्कीन में भी, एल्काइन में भी, जो फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं उन सभी में भी। तो यहां चाहे नॉन फंक्शनल ग्रुप हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, सभी में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी निकाली जाती है। तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि बस ये ओनली फॉर फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे एल्केन आ गया, तो एल्केन में यहां निकाली जाती है। लीनियर के लिए मैंने अभी बताया थोड़े दो तीन क्वेश्चन पहले ही कि लीनियर और ब्रांच फॉर्म का एग्जाम्पल लेकर के, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। क्या कहा है? एक मीनिंगफुल मास स्पेक्ट्रम कैन समटाइम्स बी ऑब्टेन ए वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ इम्प्योर कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है? ध्यान दीजिए भाई, यहां कह रहा है कि मीनिंगफुल मास स्पेक्ट्रम कैन समटाइम्स बी ऑब्टेन हो सकता है, कभी कभी ऑब्टेन हो सकता है, वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ इम्प्योर कंपाउंड। किसी इम्प्योर कंपाउंड के अंदर अगर कोई स्मॉल सैंपल भी अगर मिल जाता है तो उसमें भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्यों ऑब्टेन कर सकते हैं? क्योंकि मास के बेसिस पे। तो भाई वहां पे कोई फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ पे इम्प्योर या प्योर, ऐसा कोई भी यहां पे नहीं है। इंप्योर केस में भी यहां पे निकल सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़ी हुई स्टेटमेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मास स्पेक्ट्रो नहीं, इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते हैं भाई, ओनली फॉर ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं विजय। इनऑर्गेनिक में ईएसआर और ईपीआर और आपका एनएमआर और आपका मोसबोर ये पढ़ते हैं। ईएसआर, ईपीआर और मोसबोर और एनएमआर ये पढ़ी जाती है। हेटेरो एनएमआर में क्या पढ़ी जाती है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये पढ़ी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहां पे क्या कहा है? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C15H14O है, एग्जिबिट करता है द फॉलोइंग 1H NMR एंड 13C NMR स्पेक्ट्रल डाटा। ठीक है, 1H NMR यहाँ पे ये दिया गया है, 13C NMR ये दिया गया है। तो आपके पास यहाँ पे पूछा है, देखिए मैंने कहा था अगर बेंजीन आपको दिखती है तो सबसे पहले बेंजीन से और जो एक्सपेरिमेंटल में जो डाटा दिया है उनसे मैच करेंगे सिग्नल। तो यहाँ पे सिग्नल कितने हैं और यहाँ पे सिग्नल कितने हैं ये हम मैच कर लेंगे। यहाँ पे जब हम सिग्नल बेंजीन जुड़े हुए प्रोटॉन की चेक करेंगे तो मुझे पता है 6.5 to 8.5 के बीच में यहाँ बेंजीन जुड़े हुए प्रोटॉन का सिग्नल आता है। यहाँ कितना है? 7.2, एक रहा और एक दूसरा रहा, दो सिग्नल आते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्नल बेंजीन से? 1 2 3 एंड 4। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, 4 सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पे बेंजीन जुड़े हुए 1 2 3 4, यहाँ पे भी ये भी नहीं हो सकता भाई, सॉरी यहाँ पे तीन है ना, 1 2 3, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 सिग्नल आने चाहिए। यहाँ पे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 1 and 2 and 3 and 4, तो यहाँ तो 4 सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे मैं बात करूं तो 1 2, ये 1 2 है, ये भी मेरा सेम है, ये भी मेरा पास यहाँ पे सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि यहाँ पीयूएस है, यहाँ पे पीयूएस प्रेजेंट है। तो यहाँ से जुड़े हुए हाइड्रोजन की क्या होगी भाई? ये मेरे पास ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे 2 ही होंगे, एक ए और एक बी। यहाँ पे 2 सिग्नल आ गए, तो डी आपके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा है? एप्रोप्रिएट 1H NMR केमिकल शिफ्ट फॉर द प्रोटॉन A to D फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर। यहां पे A to D फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, इसके लिए क्या कहा है? तो देखिए यहां पे दो तो किसके हैं मेरे पास? एल्किन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन, एल्किन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट कितनी आती है? 4.5 to 6.5 आती है। 4.5 से कितनी आती है भाई? यहाँ पे 6.5 आती है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास OCOR, तो यहां पे कैसा है? मोर डिसिल्डेड ग्रुप है, तो इसकी कितनी आती है? यहाँ पे 3 to 4.5 के बीच में आती है। यहाँ पे इसकी कितनी है? ये एल्किन जुड़ा है, तो यहाँ एल्किन कैसा है भाई? यहाँ से 2 से 3 के बीच में आती है, ये 2 से 3 के बीच में। क्यों? वीक डिसिल्डेड। एल्किन कैसा है? वीक डिसिल्डेड। OCOR कैसा है? स्ट्रॉन्ग डिसिल्डेड। एल्किन कितनी आती है? 4.5 से 6.5। अब यहाँ पर ए और बी में से किसकी ज्यादा होगी? तो मैं कहूंगा यहाँ पे रेजोनेंस कर लेंगे भाई। रेजोनेंस करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये O- हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, इधर आपका CH3 है और इधर मेरे पास यहाँ कैटायन, सॉरी यहाँ पे
ये बन गया, और यहाँ पे कैटायन और ये मिथाइल, यही था। अब यहां से आपके पास OCH3 है, ये आपके लिए OCH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन बना है, तो यहाँ पे ये मेरे पास हाइड्रोजन A वाला था, ये मेरे पास B वाला, तो यहाँ पे B वाले हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा तो HB वाले की होगी, फिर HA होगा, फिर यहाँ पे HD होगा, और सबसे लीस्ट HC हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा HB वाले की तो यहाँ पे 6.8 है, फिर HA की है, फिर ये रहा, फिर HD है, HD की है, फिर सबसे लीस्ट HC की है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। बेंजीन वाले कितनी होती है 4.5 ना, एल्कीन वाले हाइड्रोजन कितनी होती है 4.5 से 6.5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, कंपाउंड A एंड B exhibit two singlet each in their 1H NMR spectra, the expected chemical shift are in delta। एक्सपेक्टेड केमिकल शिफ्ट देखिए, ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे आपके पास OCOR है, तो ये OCOR होता है, तो यहाँ पे मिथाइल के साथ OCOR जुड़ा है, तो यहाँ पे कैसा है, स्ट्रॉन्ग डिसिल्डेड है। मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया था, मैंने लिखवाया था किसका कितना ऐड होता है, किसका कितना ऐड होता है केमिकल शिफ्ट, ये मैंने पढ़ाया हुआ है भाई। तो इसका कितना होता है 3 से 4.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 से 4.5 केमिकल शिफ्ट होगी। इसकी भी कितनी हो जाएगी 3 से 4.5 केमिकल शिफ्ट, यहां से 3 से 4.5 हो जाएगी, ठीक है। यहां पे अगर मैं इनकी बात करता हूं, ये तो एक सिग्नल है, तो यहां पे देखिए ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहां पॉजिटिव आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मतलब डेफिशिएंसी बढ़ना, डेफिशिएंसी बढ़ने का मतलब डिसिल्ड होना, डिसिल्ड होने का मतलब केमिकल शिफ्ट का बढ़ना, तो इसकी केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगी, जबकि यहां पे केमिकल शिफ्ट यहां क्या हो जाएगी नेगेटिव आ रहा है भाई, यहां पे भी लोन पेयर क्या करेगा रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां नेगेटिव आ रहा है, तो यहां क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब शिल्डेड होना, और शिल्डेड होने का मतलब केमिकल शिफ्ट डिक्रीज होगा, तो यहां ए वाले की केमिकल शिफ्ट कम होगी एज कंपेयर टू बी, बी वाले के कंपैरिजन में ए वाले की ज्यादा होगी, बी वाले की ज्यादा होगी। अब देखिए इधर मिथाइल है, इधर कार्बोनिल है, कार्बोनिल यहां OCOR था, यहां पे CO है, तो यहां वीक डिसिल्डेड है, तो इसकी कितनी आएगी वीक डिसिल्डेड वाले की 2 से 3 आएगी, तो यहां 2 से 3 है, यहां पे 3 से 4.5, तो इसी का ये मिथाइल की ज्यादा होगी और इसकी भी ज्यादा होगी। चेक कर लीजिए बी वाले की दोनों केसेस में ज्यादा होगी, बी वाले की दोनों ही केसेस में ज्यादा है, यहां 2.1 से 3.9, यहां 7.7 से, ये गलत बात है, यहां पे ए वाले की ज्यादा दे दी है। यहां पे क्या कहा है 6.9 से ए वाला, फिर बी वाले में कितना गया है 6.7, यहां पे 3.9 से 2.1 गलत बात, दोनों में बी की ज्यादा है। यहां पे देखिए 6.9 से कितना गया है 7.7, सही बात है, 2.1 से 3.9 ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा भाई, हाँ ए बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, यहां पे क्या कहा है, इन दी 1H NMR स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड एट 293 केल्विन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पे C3H7NO एग्जिबिटेड सिग्नल्स एट यहां पे 7.8, 1H NMR का सिंगलेट दे रखा है 2.8, 3 प्रोटॉन का सिंगलेट दे रखा है, 2.63 प्रोटॉन का यहां पे सिंगल दे रखा है भाई, सिंगलेट दे रखा है मतलब कितने सिग्नल है 1, 2 एंड 3, 3 सिग्नल आ रहे हैं। तो 3 सिग्नल किस में हो सकते हैं भाई, यहाँ पे देखिए जब ये मॉलिक्यूल में लेता हूं तो यहाँ पे ये लोन पेयर जब रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस करने से यहाँ क्या बनेगा O- बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा, यहाँ इधर की तरफ CH3 होगा, और इधर मेरे पास यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन होगा। तो देखिए ये मेरे पास प्रोटोन होगा, यहाँ प्रोटोन यहाँ पे क्या दे रखा 7.8, तो ये 7.8 तो इसकी है भाई, यहाँ पे एल्डिहाइड वाले प्रोटोन की, तो ये जो डिसिल्डेड है एल्डिहाइड वाले प्रोटोन की। अब देखिए इस मिथाइल वाला प्रोटोन के बगल में क्या है O- है, तो इसका एनवायरमेंट देखिए, और इस मिथाइल के बगल में ये हाइड्रोजन है, दोनों मिथाइल से जुड़े हुए प्रोटोन का एनवायरमेंट अलग अलग है, दोनों मिथाइल से जुड़े हुए प्रोटोन का एनवायरमेंट क्या है अलग अलग है, तो यहाँ इसका एक सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल आएगा, और तीसरा सिग्नल इसका आएगा, 3 सिग्नल आएंगे, और 3 सिग्नल आएंगे तो ये। अब देखिए ये O- के बगल में है, O- के पास क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस मिथाइल को क्या कर देगा शिल्डेड बना देगा, शिल्डेड बना देगा, तो इसकी कम केमिकल शिफ्ट होगी और इसकी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा तो किसकी होगी 3 की होगी, फिर 2 वाले की होगी, और सबसे लिस्ट 1 वाले की हो जाएगी, यही इसी फॉर्म में दे रखा है। यहां पे सबसे ज्यादा 7.8 है, फिर 2.8 है, फिर 2.6 है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ए ही आपके लिए यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे क्या बोला गया, हाउ मेनी सिग्नल यहां डज दिस अनसैचुरेटेड कीटोन, यहां पे ये कंपाउंड दे रखा है हैव इन 1H NMR एंड 13 CNMR, यहां 1H NMR और 13 CNMR के सिग्नल पूछा गया है, तो यहां पे पूछा गया है कितने कितने सिग्नल होंगे। देखिए यहां से मेरे पास मॉलिक्यूल क्या दे रखा है, यहां पे ये मॉलिक्यूल दे रखा है भाई, यहां पे इधर ये मॉलिक्यूल दे दिया है, ठीक है, यहां पे CO दे दिया है, और इधर आपके पास यहां पे एल्कीन दे दी है,
यहाँ पे एल्कीन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नल की बात की, अगर मैं 1H NMR के लिए बात करता हूँ तो एक सिग्नल तो ये हो गया भाई, यहाँ पे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है, दोनों तो एक जैसे ही हैं। यहाँ से ये H2 वाला हो गया, ये H3 वाला हो गया भाई, ये H4 वाला हो गया, ठीक है, ये H4 हो गया। अब देखिए ये मेरे पास इस H के बगल में, इस 5 के बगल में क्या है, हाइड्रोजन है, और इस H6 के बगल में क्या है, कार्बोनिल। तो दोनों का एनवायरमेंट डिफरेंट है। इस 5 के बगल में क्या है, हाइड्रोजन है, और इस 6 के बगल में क्या है, कार्बोनिल। अगर यहाँ पे एनवायरमेंट डिफरेंट है तो उसके सिग्नल भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पे कितने मेरे पास 1H NMR में कितने सिग्नल आएंगे भाई, यहाँ पे 6 आएंगे, 1H NMR में 6 सिग्नल आए। अगर मैं यहाँ पे 13C NMR के सिग्नल की बात करूं तो क्या होगा, 13C NMR के सिग्नल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे सबसे पहले एक कार्बन ये रहा, ठीक है, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन यहां से ये रहा, फोर्थ कार्बन ये रहा भाई, फिफ्थ कार्बन ये रहा, 6 कार्बन ये रहा, 6 सिग्नल इसके भी। तो 13C NMR में भी 6 सिग्नल आ जाएंगे, दोनों में 6 है, दोनों में 6 है, यहाँ पे 7 6 है, बी आंसर हो जाएगा। बी आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, तो बी यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके लिए बन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है भाई, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C9H10O3, यहाँ पे H10O3। तो देखिए यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो ये तो वैसे गलत हो गया भाई। यहाँ पे भी क्या दे रखे हैं, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, क्योंकि कंपाउंड के अंदर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, स्पेक्ट्रल डाटा है, तो यहाँ सी वाला तो वैसे कट गया। अब देखो मैंने कहा IR स्पेक्ट्रल 3400 किसकी होती है भाई, एल्कोहल की होती है, तो यहाँ एल्कोहल है, यहाँ पे भी एल्कोहल है, यहाँ पे भी एल्कोहल है। 1680 का मतलब क्या हुआ भाई, 1680 का मतलब बताइए क्या समझते हो आप, बताइए जल्दी से बोले सभी बच्चे, जो मैं पढ़ा रखा है उसमें बताइए भाई। 1680 IR है, सभी बच्चे आंसर करिए। 1680 IR है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, एस्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, एमाइड होना चाहिए। 1680 यहां पे पीक लिखी है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी बच्चे बता दीजिए भाई। 1680 के ऊपर क्या होना चाहिए, 1680 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1680 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को, अल्फा कॉन्जुगेटेड कीटोन को, बिल्कुल सही कहा, कॉन्जुगेटेड कीटोन। नॉर्मल कीटोन की तो 1715 के अप्रोक्स होता है भाई, नॉर्मल कीटोन की तो 1715, तो यहाँ 1715 नहीं 1680 है, तो इसका मतलब एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड गया, मैं कहूं कॉन्जुगेटेड कीटोन की। तो यहाँ कॉन्जुगेटेड देखिए एस्टर आ गया है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड क्या है, एस्टर है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ कॉन्जुगेटेड कीटोन, आंसर कर दीजिए। कॉन्जुगेटेड क्या है, कीटोन है, आंसर कर दीजिए। एस्टर कैसे आ जाएगा भाई, एमाइड कैसे आ जाएगा, अरे भाई एमाइड तो यहाँ लिखा ही नहीं है, एमाइड यहाँ है ही नहीं, तो इसको देख करके बताना है, इसको देख के। एमाइड की भी बिल्कुल सही है, 1690 के अप्रोक्स होती है। यहाँ पे एसिड की जो होती है वो 1710 के अप्रोक्स होती है, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथाइल 4-ऑक्सोपेंटेन, यहाँ पेंटेनोइट, मिथाइल 4-ऑक्सोपेंटेनोइट। देखिए पेंटेनोइट दे रखा है, पेंटेनोइट O8 आ जाता है, तो इसका मतलब एस्टर है, और कैसा दे रखा है, मिथाइल पेंटेनोइट, तो मिथाइल पेंटेनोइट है भाई, तो यहाँ पे OMe हो गया, यहाँ पे मिथाइल दे रखा है तो मिथाइल लिख दिया, और ये मेरे पास O8 का मतलब क्या हुआ, एस्टर आना, ठीक है। और कितने दे रखे, 5 दे रखे, तो यहाँ पे 1 इसके समेत, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। यहां पे नंबरिंग ऐसे ही करते ना, कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग करनी स्टार्ट करते, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से क्या दे रखा, 4 पे ऑक्सो दे रखा है, 4 पे ऑक्सो मतलब कीटोन दे रखा है, तो ये लीजिए भाई 4 पे ऑक्सो, ये मॉलिक्यूल है। इसमें कहा है कि भाई यहाँ पे आप मैच कर दीजिए। देखिए एस्टर कीटोन की कितनी आती है भाई, यहाँ 200 से ऊपर आती है, और एस्टर की कीटोन की कितनी आती है, 200 के ऊपर आती है, तो यहाँ पे C4 पे क्या आना चाहिए, 200 से ऊपर, तो यहाँ पे 200 से ऊपर C4 पे, ये भी C4 पे 200 से ऊपर, ये कम है, तो ये A और B तो हो ही नहीं सकता, है ना। एस्टर कितनी आती है, लगभग 180 करीब आती है, एस्टर कितनी आती है, 180 करीब, तो यहाँ पे 180 है, यहाँ पे कौन सा C1 वाला केस है। अब देखिए यहाँ पे आपका कौन कौन बच गया भाई, यहाँ पे एक तो मिथाइल की OMe, एक तो OMe का, OMe वाले का क्या है, OMe के बगल में क्या है, OCO है, OCO है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसिल्डेड है, तो इसकी कितनी आती थी, यहाँ पे 4 से 4 पॉइंट, यहाँ पे 3 से 4.5 आती थी,
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एस्टर वाला OCO है, तो इसका मतलब 3 से 4.5 स्ट्रॉन्ग डिसिल्टेड है। और यहाँ पे अगर 5 वाले की मैं बात करता हूं तो 5 वाले के बगल में क्या है, CO है, तो ये कैसा है, CO कैसा होता है, वीक डिसिल्टेड। तो इस कार्बन से जुड़े हुए कितनी आती है यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 से ना 2 से 3 के बीच में आती है, 2 से 3 के बीच में आती है, 2 से 3 के बीच में। इसका मतलब अगर प्रोटॉन वाले की अगर पीक ज्यादा होती है तो 13C वाले की ज्यादा होती है भाई, जिसकी अगर प्रोटॉन वाले की ज्यादा होती है, प्रोटॉन NMR वाले प्रोटॉन की ज्यादा होती है, तो उससे जुड़े हुए कार्बन की भी उससे केमिकल शिफ्ट ज्यादा ही होगी। तो इसका मतलब OMe वाले की ज्यादा होनी चाहिए और किसकी होनी चाहिए, कार्बन वाले की, कार्बोनिल वाले की कम होनी चाहिए, 5 वाले की कम। तो यहाँ 32 दे रखा है और यहाँ OMe वाला 51, यहाँ उल्टा लिख रखा, तो ये तो होगा नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा भाई, डी आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ गई है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पे यूवी से जुड़ा वुडवर्ड से क्वेश्चन आया है भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास डाइपेप्टाइड है और एग्जिबिट करता है यहाँ पे 275, आपके पास यहाँ पे लेमडा मैक्स एग्जिबिट करता है 275। तो कहा है द कंपाउंड अमंग द चॉइस गिवन बिलो, यहाँ पे कंपाउंड कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया। द कंपाउंड अमंग द चॉइस गिवन बिलो, यहाँ पे पूछा गया 275 किसका होगा। देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास ये सिस वाला आता है, सिस वाला अगर मेरे पास एक सिस होगा और एक ट्रांस हो सकता है। ट्रांस वाले की बेस वैल्यू कितनी होती है भाई, ट्रांस वाले की बेस वैल्यू होती है 215 के करीब, है ना। तो 215 से 275 पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर देखा जाए तो। और सिस वाला अगर होता है तो इसकी कितनी होती है 253 बेस आयन पीक होती है ना, बेस वैल्यू जो होती है, बेस वैल्यू कितनी होती है 253। वुडवर्ड जो रूल पड़ा है ना, वुडवर्ड रूल, उसी से निकालते हैं। अब यहाँ पे आपके पास रिंग रेजिड्यू कितना है 1, यहाँ पे 2 और 3 और 4, 4 रिंग रेजिड्यू। एक रिंग रेजिड्यू का कितना काउंट करते हैं 5, तो 4 का कितना करते हैं यहाँ पे 4 इंटू में क्या हो जाएगा 5, तो कितना आ गया 20। तो 20 तो यहाँ पे काउंट हो गया भाई, 20 यहाँ का काउंट हो गया, तो कितना हो गया ये 273 के अप्रोक्स हो गया, 273 के अप्रोक्स है कितना ये 275 का, तो इसके अप्रोक्स हो गया। तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा, वुडवर्ड से निकाल देंगे। हाँ सी आपके लिए आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहाँ पे क्या कहा है, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिट करता है M+2 और M+4, पीक इन द रेशियो अबाउट 1:2:1। यहाँ पे रिएजेंट पूछा गया HX क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिएजेंट की पीक आती है किसकी आती है, यहाँ पे जब मेरे पास 2 ब्रोमीन होते हैं तब पीक आती है। 2 क्लोरीन अगर होते हैं, देखिए अगर 1 क्लोरीन अगर होता है तो नॉर्मली कितनी आती है, यहाँ 1:3 आती है भाई पीक, है ना। 1 ब्रोमीन होता है तो यहाँ पे कितनी आती है पीक, यहाँ पे आती है 1:1। अगर 2 क्लोरीन होते हैं तो यहाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी सोल्व करवाया था, एक्सप्लेन करके वो बताया था, उसकी कितनी आई थी 9:6:1 आई थी। यहाँ पे अगर 2 ब्रोमीन होते हैं तो इसकी पीक आती है यहाँ पे 1:2:1। तो ये इसका मतलब यहाँ पे जरूर क्या रहे होंगे, ये पीक ऑब्जर्व हो रही है तो जरूर यहाँ पे क्या रहा होगा 2 ब्रोमीन रहे होंगे। अगर 2 क्लोरीन होते तो यहाँ पे हम कहते हैं 9:6:1, जैसा मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले यूट्यूब के ऊपर करवाया था, सेम एज इट इज पैटर्न में वही करना है कि एक बार मैंने क्या करूंगा क्लोरीन को 35 ले लूंगा, एक बार मैंने यहां सॉरी ब्रोमीन को, ब्रोमीन का क्या होते हैं 2 आइसोटोप होते हैं, यहां पे ब्रोमीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 79 ब्रोमीन और एक 81, और ये दोनों के दोनों लगभग नेचर के अंदर इक्वली अमाउंट में आते हैं, इसलिए मैं यहां 1:1 लिखा जाता है भाई। ब्रोमीन लगभग 79 और 81 यहां इसमें रहते हैं, तो यहां पे ये लगभग 50-50%, एक मेरे पास लगभग यहां 60 करीब होता है, एक 40 करीब होता है, तो ये लगभग मैं कह देता हूं यहाँ पे 1:1, मतलब एक 55 के करीब और एक लगभग 50 के करीब होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है 1:1 होता है भाई यहाँ पे दोनों का। तो यहाँ पे आपका इंटेंसिटी रेशियो कितना आएगा 1:2:1, इसका मतलब दोनों ब्रोमीन, तो फ्लोरीन वाले में तो एक ही होता है, तो ये तो होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये क्लोरीन ब्रोमीन नहीं होगा, 2 ब्रोमीन ये आपके पास, यहाँ पे 2 ब्रोमीन, ये आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 2 ब्रोमीन क्यों नहीं होगा, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे OH है तो यहाँ का OH का लोन पेयर H+ लेगा तो ये pH हो जाएगा, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहां से बाहर निकलेगा और क्या बनेगा कैटायन, तो यहाँ पीएच के बगल में ही कैटायन बनता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब ये यहां से रीअरेंजमेंट क्यों करेगा, रीअरेंजमेंट थोड़ी करेगा, रीअरेंजमेंट आपको पता है हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाता है, तो यहां तो रीअरेंजमेंट अगर करवा देता हूं तो यहां मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा, तो ये ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, तो यहां से आपका क्या होगा, ये X- अटैक कर जाएगा यहां से, तो आपका क्या जुड़ जाएगा पीएच, यहां पे X जुड़ जाएगा, PHX जुड़ जाएगा, तो यहां से C आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। C आपके लिए यहां पे क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, तो यहां पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई,
ये आप मुझे बता दीजिए यहां से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सभी बच्चे आंसर करिए भाई, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए यहां से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए बताइए, सभी बच्चे बताइए भाई। डी आंसर बता रहे, ओके बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे CdCl3 दे रखा है, CdCl3 में कार्बन इनएक्टिव होता है, क्लोरीन इनएक्टिव होता है, तो कौन होता है, डिटीरियम आपके पास एक्टिव होता है। जब भी हम नंबर ऑफ लाइंस या सिग्नल की बात करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है भाई, यहाँ आता है 2Ni+1। क्या आता है, 2Ni+1, यही आता है। तो यहां से 2 आपके पास ये रहा। n की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 3। n क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई कितने हैं, 3 है। i की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस में 1 कितना आ गया, यहाँ पे 7 पीक आ गई, यहाँ पे पीक आ गई 7। अब देखिए i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो i की वैल्यू अगर 1 होता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो पास्कल ट्रायंगल वाला रूल है वो फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे कौन करेगा, नॉन पास्कल वाला। नॉन पास्कल वाला क्या होगा कि जब मेरे पास यहाँ n न्यूक्लियाई 1 होता है, न्यूक्लियाई जब मेरे पास 1 था तो उसका इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा, 1:1, क्योंकि उसकी पीक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएंगे भाई। अगर 1 इक्विवेलेंट है तो 2Ni+1, तो 2 इंटू में 1 इक्विवेलेंट, प्लस में इंटू में i की वैल्यू 1 है तो +1 कितना आ गया, 3। 3 का इंटेंसिटी रेशियो कितना होता है, 1:1। अब क्या करना है, दोनों तरफ 2-2 जीरो ऐड कर देना है, दोनों तरफ 2-2 जीरो ऐड कर देना है। जब हम n = 2 करेंगे, n 2 न्यूक्लियाई होंगे तो यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे भाई। 3 को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, इन तीनों को ऐड करिए तो 0 + 0 + 1, तो यहां 1 आ गया। फिर एक को छोड़ देंगे, बच्ची भी अगली 3 को ले लेंगे, बच्ची एक को छोड़ देंगे, बच्ची भी 3, तो 0 + 1 + 1 कितना आ गया, यहाँ पे आपका कितना आ गया, 2 आ गया। फिर एक को छोड़ देंगे, बची हुई 3 को, फिर यहाँ 3 को ले लेंगे, इस 0 को छोड़ दिया तो यहाँ 1 + 1 + 1 3 आ गया। फिर एक को छोड़ देंगे, बची हुई 3 को, तो यहाँ पे 1 + 1 + 0, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर एक को छोड़ देंगे अगली 3 को, तो यहाँ पे 1 + 0 + 0 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये मेरे पास 5 का सिग्नल आ गया। अब यहाँ कितने न्यूक्लियाई थे, 3 न्यूक्लियाई थे भाई। 3 न्यूक्लियाई के लिए तो n = 3 के लिए निकाल देंगे। n = 3 में क्या करेंगे, दोनों तरफ 2-2 जीरो ऐड करेंगे, दोनों तरफ 2-2 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे, 0 + 1 + 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया भाई। यहाँ पे एक को छोड़ देंगे, अगली 2 को पकड़ेंगे, तो यहाँ एक को छोड़ दिया, अगली 2 को पकड़ा, तो यहाँ कितना आ गया, 0 + 1 + 2 कितना आ गया, 3। फिर एक को छोड़ देंगे, अगली 2 को पकड़ लेंगे, 3 को पकड़ लेंगे, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 आ गया। फिर एक को छोड़ देंगे, अगली 3 को पकड़ लेंगे, तो 2 + 3 + 3 2 कितना हो गया, 7 आ गया। फिर एक को छोड़ेंगे, अगली तो इनको पकड़ेंगे, तो यहाँ 3 + 2 + 1 6। फिर एक को छोड़ेंगे, अगली 3 को पकड़ लेंगे, तो कितना आ गया, 3। फिर एक को छोड़ेंगे, अगली 3 को पकड़ लेंगे, तो यहाँ 1 आ गया। ये इंटेंसिटी रेशियो कितने के लिए है, जब 3 न्यूक्लियाई हो। हमें यहाँ क्वेश्चन में कितने दिए, 3 न्यूक्लियाई है, तो इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:6:7:1, तो आपका डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो होगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके लिए बन जाएगा। क्लियर है बात, डी जो होगा ये आपके लिए करेक्ट आंसर यहां पे बन जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 3400 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रॉड 3400 आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा भाई। तो यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है भाई, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड का है। 1600 आने का मतलब क्या हुआ, 1600 मतलब एल्कीन है। 1600 किसकी होती है, कार्बन डबल C डबल बॉन्ड C की होती है। 1600 यहाँ पे किसकी पीक होती है, C डबल बॉन्ड C की होती है, तो एल्कीन होगा। एल्कीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ देखिए 2 सिस दे रखी है, 2 ट्रांस। मुझे पता है सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट कौन करता है भाई, यहाँ पे J वैल्यू। तो देख लेंगे, अगर 16 के अप्रोक्स 12 से 16 के बीच में अगर J वैल्यू है तो वहां ट्रांस होगी, अगर 12 से 16 के बीच में J वैल्यू नहीं है तो वहां सिस होगी। तो यहाँ पे हम चेक करने लगे, क्या कोई यहाँ पे 12-16 के बीच में है क्या,
यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक्सचेंजेबल है यार DTO, तो यहाँ पे आपका 18.6 हर्ट्ज है। 18.6 हर्ट्ज आने का मतलब यार देखिए यहाँ पे 18 रहा, तो ये 18.6 हर्ट्ज आने का मतलब यहाँ पे ट्रांस एल्कीन रही होगी। सिस को काट दीजिए, ये सिस रही, काट दीजिए। यहाँ पे ये क्या है, ट्रांस है, ये ट्रांस है, ठीक है, ये तीनों आ गई। अब यहां से अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे आपके पास, मैंने कहा वो भी आपके पास 3 सिग्नल है। बेंजीन में कितने अब सिग्नल है? बेंजीन में हम बात करें तो एक सिग्नल तो ये रहा, एक सिग्नल ये रहा भाई, एक सिग्नल ये रहा, क्योंकि ये दो तो किसके हैं, एल्कीन के हैं। तो यहां 3 सिग्नल हो गए, 1 2 और 3, 3 सिग्नल बेंजीन जुड़े हुए हैं, पर तीनों के अंदर 3 3 है, ये भी है। अब देखिए यहां से एक क्या दे रखा है, सिंगलेट दे रखा है। सिंगलेट कब बना होगा, यहाँ पे बेंजीन में जब मेटा वाला होगा। यहां से हम बात करेंगे तो ये क्या आया होगा, हाइड्रोजन, इसके साथ कपलिंग क्या होगा, तो डबलेट। ये हाइड्रोजन किसके साथ, इन दोनों के साथ कपलिंग क्या होगा, तो डबलेट ऑफ डबलेट। ये हाइड्रोजन क्या आएगा, डबलेट आएगा। भाई यहां पे भी मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, डबलेट। यहां तो 3 है ही नहीं, यहां तो 2 ही मेरे पास प्रोटॉन है, तो वैसे कट गया, क्योंकि यहां बेंजीन में कितने पीक आ रहे हैं, 3 पीक आ रहे हैं। 2 ये मेरे पास 2 पीक किसके हैं, एल्कीन के हैं, एल्कीन से जुड़े हुए के, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। बचा कौन, ए और सी में। ए और सी में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे देखिए डबलेट। अब देखिए यहां एक सिंगलेट दे रखा है, सिंगलेट आने का मतलब ये मेरे पास कैसा आएगा, सिंगलेट। ये मेरे पास कैसी आएगी भाई, यहां पे इसके साथ करेगा तो डबलेट, यहां इस प्रोटॉन के साथ ये करेगा तो डबलेट, तो 2 डबलेट 1 सिंगलेट है, तो इसी में सिंगलेट आ रहा है, इसमें यहां सिंगलेट है ही नहीं, तो ये तो आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर हो जाएगा भाई, ये आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहां पे ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे CdCl3 फिर से दे दिया। यहां पे क्या कहा है, दी NMR स्पेक्ट्रम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सर ऑफ एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन आपके पास दे रखा है, एक तो एसीटोन, एसीटोन एक तो ये हो गया भाई, और एक मेरे पास CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, इसकी बात कर रहा है। यहां पे इन किस में दे रखा, CdCl3 एग्जिबिट करता है 2 सिंगलेट इन 1:1 इंटेंसिटी के साथ। ओके, 1:1 के साथ इंटेंसिटी। जब मोलर रेशियो क्या कर दिया जाए, मोलर रेशियो 1:1 आपके पास बताना है कब होगा, जब मेरे पूछ रहा है कि यहां पे इंटेंसिटी रेशियो 1:1। पता है इंटेंसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जितने सेम टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतनी इंटेंसिटी इक्वल होगी, तभी हम कहेंगे इक्वल इंटेंसिटी होगी भाई। अगर मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट है तो मैं कहूंगा उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट नहीं होगी, जो सेम टाइप के हाइड्रोजन है। अब देखिए यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन तो ये रहे भाई, 3 हाइड्रोजन यहां पर ये रहे, टोटल कितने होंगे, 3 + 3 6 हाइड्रोजन। इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। अब बताइए आप, यहां पे अगर मेरे पास यही दोनों का एक, मैं इसको मोल लेता हूं, एक इसका लेता हूं, तो यहां कितने हाइड्रोजन है, 6 तो इसके और 2 इसके, तो यहां पे तो 1:1 अगर मैं लेता हूं तो बात नहीं बनेगी, इंटेंसिटी 1:1 नहीं आ सकती। कब आ सकती है, जब यहां पे 3 मॉलिक्यूल लेता हूं, अगर इसके मैं 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूं और इसके 1 मॉलिक्यूल लेता हूं, आ सकती है। तो यहां 3 दूनी 6, यहां पे भी 6 प्रोटॉन आ जाएंगे, और इधर भी 1 मॉलिक्यूल है तो 3 + 3 6, तो 6 प्रोटॉन आ जाएंगे। तो यहां पे इंटेंसिटी रेशियो क्या आ सकता है भाई, 1:1 आ सकता है। इंटेंसिटी रेशियो यहां पे 1:1 आ सकता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1:3 आ जाएगा भाई। 1:3 हम लेते हैं अगर मोलर रेशियो, तो ही इंटेंसिटी रेशियो यहां पे 1:1 आता है। अगर यहां पे 1:3 लेते हैं तो ही इंटेंसिटी रेशियो यहां पे 1:3 आएगा, मतलब यहां पे बी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करिए। यहां पे क्या कहा, इंटेंस बैंड जर्नली ऑब्जर्व फॉर द कार्बोनिल ग्रुप इन द IR स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू। यहां ये किसकी वजह से होता है, यहां इंटेंस जो बैंड आते हैं, मतलब इंटेंस बैंड जो आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, क्या फोर्स कांस्टेंट ऑफ CO की वजह से आते हैं, गलत बात है। फोर्स कांस्टेंट का यहां कोई रोल नहीं, CO के बॉन्ड की इज लार्जर, फोर्स कांस्टेंट में CO बॉन्ड लार्जर, ये ऐसा कुछ है। CO बॉन्ड स्मॉल का है, गलत बात, ऐसा भी कुछ नहीं है। देयर इज नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, चेंज तो होता है भाई। यहां पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की कहानी चल रही है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, वाइब्रेशंस में वहां पे आपका डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, तो ये गलत बात कर रहा है, डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ ये सही बात कर रहा है कि डाइपोल मोमेंट चेंज करना चाहिए, CO का वो लार्ज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तभी यहां पे इंटेंस, जितना अगर मेरे पास यहां पे जो आपका CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग जितनी लार्ज होगी उतना इंटेंस का आपके पास बैंड आएगा, और अगर जितना कम होगा यहां पे CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग तो उतना ही कम इंटेंस आपके पास क्या आएगा, बॉन्ड आएगा, उतना ही कम इंटेंस बॉन्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्या कहा है, नंबर ऑफ सिग्नल इन दी 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ R4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। यहां पे पेंटेन दे रखा है, यहां पे 2 3 4 एंड 5, यहां पे क्या दे रखा है, 2 ओल दे रखा है और 4 पे मिथाइल, तो यहां पे 1 2 3 4, यहां पे 4 पे मिथाइल दे रखा है। और आपसे 13C NMR पूछेंगे, हाइड्रोजन डीकपल्ड है, तो यहां पे चाहे R हो या S हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो मेरे पास ये प्रोटॉन, दूसरा ये रहा भाई, यहां ये और ये दोनों तो सेम ही, ये दोनों सेम है, तो यहां पे 2 हो गए, यहां 3 हो गया, ये आपके पास सॉरी
ये आपके पास आर बना दिया ना, तो आर बना दिया तो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे आप स्टीरियो दे दिए, यहां पे या अबव या बिलो आपके पास रहेगा, तो यहां पे आपका स्टीरियो मेंशन कर दिया है। अब यहां पे अगर स्टीरियो मेंशन कर दिया है तो भाई ये और दोनों डिफरेंट हो जाए, क्योंकि ये प्लेन में है और ये आपका अबव दी है। तो यहां पे 13 CNMR की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 मेरे पास प्रोटॉन हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे भाई यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे, 6 आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये मेरे पास अबव प्लेन में चला गया, बिलो प्लेन में आते यहाँ पे आर का एस बन जाता है, क्योंकि आप फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ फिक्स कर दिया भाई, इसको निकाल के चेक कर लेना, अगर आर अबव में आता तो अबव बना लेंगे, अगर बिलो में आता तो बिलो बना लेंगे, वो आप खुद कर लेना, ठीक है, वो आप स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है, तो वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहां पे क्या कहा है, यहां पे बोला गया है इन दी 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ, यहां पे ये आपके पास कंपाउंड दे रखा है, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सिग्नल एट, यहां पे आपके पास 2 सिग्नल देते हैं मिथाइल वाले, तो वो आपको बताना किसकी ज्यादा पीक होगी और किसकी कम। देखिए यहां पे इधर मिथाइल होगा और एक मेरे पास इधर मिथाइल होगा, तो यहां पे आपने पढ़ा होगा, यहां पे जो मेरे पास ये कोन डायग्राम बनता है, तो ये जो मिथाइल होगा इसके बीच में आ जाएगा, और बीच में आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सिल्डेड हो जाएगा भाई, ये मेरे पास सिल्डेड हो जाएगा, कोन डायग्राम में आने की वजह से सिल्डेड हो जाएगा, क्योंकि ये कोन से बाहर है, तो ये क्या रहेगा, डिसिल्डेड रहेगा। हाँ मेरे पास आ रहे हैं अब्दुल, आपके कमेंट आ रहे हैं, अब्दुल आपके कमेंट आ रहे हैं भाई, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिल्डेड हो जाएगा, सिल्डेड होगा तो यहां पे केमिकल शिफ्ट इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी, तो एक वाले की कम हो जाएगी दूसरे की ज्यादा हो जाएगी, तो देखिए यहां पे इसकी कम हो गई इसकी ज्यादा हो गई भाई, 2 सिग्नल आ जाएंगे। अब 5 थोड़ी ना हो जाएगी, यहां पे 5 इतनी तक तो पहुंच नहीं सकती, यहां पे एक एक सिग्नल की बात कर रहा है, तो ये बी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री का क्या होता है 0.9, तो 0.9 से थोड़ी कम हुई होगी, 0.9 से थोड़ी कम हुई होगी तो 0.74 पे आ गई, इसकी थोड़ी बढ़ गई होगी, डिसिल्डेड है तो इसकी यहां पे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से थोड़ी बढ़ गई होगी। अब इतना थोड़ी ना जिसका 0.9 है उसका 5 तक पहुंचा देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे कहा है द नंबर ऑफ सिग्नल प्रेजेंट इन द प्रोटॉन डीकपल्ड 13 CNMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपसे पूछे गए हैं, डीकपल्ड कितना, यहां पे कितना 13 CNMR सिग्नल, तो देखिए यहां पे आप जानते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई, ये मेरे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यहां से एक कार्बन ये रहा भाई, एक कार्बन यहां से डिफरेंट टाइप का ये रहा, एक कार्बन ये रहा डिफरेंट टाइप का, एक कार्बन ये रहा, 4 है। अब देखो इधर से आएंगे तो वही तो कहानी है, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम हो गए, फिर ये और ये दोनों सेम हो गए, फिर ये और ये दोनों, सॉरी ये और ये दोनों सेम हो गए, तो यहां पे आपके पास क्या आ गई, यहां पे ये मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप के, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, यहां से यहां पे ये 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं, ये क्वेश्चन आप सोल्व करिए भाई, सभी बच्चे बताइए यहां पे इसका आंसर, सभी बच्चे बोलिए यहां पर इसका क्या आंसर होगा, ये आप मुझे बता दीजिए भाई।
चलिए बताइए, सभी बच्चे बोलिए यहाँ पे कितने आएगा आंसर? बी, कोई बी बता रहा है, बी मोस्टली है क्या? 4 सिग्नल 5 बता रहे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक तो स्टैटिक कन्फॉर्मेशन दे दिया। मतलब स्टैटिक कन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भाई जो हमने यहाँ पे लिखा है ना वो फिक्स है, आप उसको सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट नहीं करना है, जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट नहीं करना, ये बात बोल दी आपको, ठीक है। 120 डिग्री पे 19 एफ एनएमआर दे रखा है, तो इसमें आपको कहा है नंबर ऑफ सिग्नल। देखिए अब ये जो मेरे पास अगर फ्लोरीन सेम होगा तो भाई इसका सिंगलेट एक सिग्नल आएगा, अगर फ्लोरीन डिफरेंट होगा तो वो आपस में कपलिंग भी करेंगे, ठीक है, वो आपस में क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। अब देखिए इस फ्लोरीन के बगल में क्या है भाई, यहां पर क्लोरीन है, इधर बगल में ब्रोमीन है, और इससे आगे भी क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। इस फ्लोरीन के बगल में देखोगे, इस फ्लोरीन के बगल में क्या है, क्लोरीन है, इसके बगल में ब्रोमीन है, और इससे आगे चेक करोगे ब्रोमीन। मतलब इन दोनों फ्लोरीन का एनवायरनमेंट क्या है, एक जैसा है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि स्टैटिक बोल दिया है। अब यहां पे इन दोनों फ्लोरीन का एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो यहां एक सिग्नल आएगा इन दो फ्लोरीन की वजह से, दो फ्लोरीन की वजह से एक सिग्नल आएगा। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देखिए इस फ्लोरीन के बगल में क्या है, क्लोरीन है, इस फ्लोरीन के बगल में क्या है, क्लोरीन है, यहां पे इस फ्लोरीन के बगल में क्या है, ब्रोमीन है, इस फ्लोरीन के बगल में क्या है, क्लोरीन है। तो इसका मतलब इन दोनों फ्लोरीन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, क्योंकि इसके इस फ्लोरीन के बगल में तो दोनों तरफ क्लोरीन है, और इसके बगल में एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों फ्लोरीन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो ये जो फ्लोरीन होगा इसके लिए अलग से सिग्नल आएगा, और इसके लिए क्या आएगा, अलग से सिग्नल आएगा। ये फ्लोरीन इसके साथ कपल करेगा तो यहां डबलेट बनाएगा, और ये फ्लोरीन इसके साथ कपल करेगा तो यहां डबलेट बनाएगा। तो भाई यहां कितनी हो गई, 2 इंटू में 2 कितना हो गया भाई, यहां पे आपके पास 2 सिग्नल क्या आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे। मतलब यहां पे सिंपली क्या कह सकते हो, 2 सिग्नल आपके सामने क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे, ठीक है। एक सिग्नल इसका आएगा और एक सिग्नल इसका आएगा। तो यहां पे आपसे क्या कहा है, सिग्नल पूछे गए हैं, यहां पे नंबर ऑफ लाइंस पूछी गई हैं, तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, डबलेट ऑफ डबलेट बोल सकते हो। तो यहां पे ये आ जाएंगी। अब देखिए 2 सिग्नल इसके आए, 2 सिग्नल इसके, तो यहां पे 2 पीक आ गई, थोड़ी सॉरी, तो यहां पे 2 सिग्नल, टोटल सिग्नल इसमें कितने आए, 2 आए भाई, एक डबलेट ऑफ डबलेट और एक मेरे पास डबलेट ऑफ डबलेट। इसमें क्या आया, ओनली फॉर एक सिग्नेट, इसमें एक ओनली फॉर सिंगलेट आया। तो यहां पे आपके पास टोटल, यहां पे आप देखिए इसके ब्रोमीन, इसके बगल में क्या है, एक ब्रोमीन, इसके बगल में एक क्लोरीन, इस फ्लोरीन के बगल में क्या है, एक क्लोरीन, और इसके बगल में एक क्लोरीन। तो यहां दो, इस फ्लोरीन के बगल में दोनों तरफ क्लोरीन है, इस फ्लोरीन के बगल में एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन। तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट के हैं। तो ये फ्लोरीन इसके साथ कपल करेगा तो डबलेट बनाएगा, ये फ्लोरीन इसके साथ कपल करेगा तो डबलेट बनाएगा। तो यहां पर भी क्या बनेगा, डबलेट ऑफ डबलेट, यहां पर भी क्या बनेगा भाई, डबलेट ऑफ डबलेट बनेगा, यहां से भी डबलेट ऑफ डबलेट बन गया। तो यहां से क्या बन गया, 2 सिग्नल तो यहां से आ गई, 2 सिग्नल आपके यहां से आ गई, और एक सिग्नल आपका यहां से आ गया। टोटल कितने हो गए, 5 सिग्नल हो गए। टोटल कितने हो गए भाई, यहां से 5 सिग्नल हो गए। आपका करेक्ट जो आंसर है वो डी हो जाएगा। आपका करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहां से क्या बोला गया, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। यहां पे 1736 लिख दिया भाई। 1736 का मतलब क्या हुआ, 1735 किसका होता भाई, एस्टर का। तो इसका मतलब यहां एस्टर रहने वाला है, पर चारों केसेस में एस्टर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां तो एस्टर रहने वाला है। अब देखिए यहां से आपके पास और क्या डाटा दे रखा है, यहां पे 3.59 दे रखा है, यहां पे सिंगलेट 3 प्रोटॉन का। 3.59 कब होगा, 3 से 4.5 कब होता है भाई, जब मेरे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग डिसिल्डेड हो। और स्ट्रॉन्ग डिसिल्डेड कब होता है, जब आपके पास OCOR हो, फ्लोरीन हो, NO2 हो, OR हो, OH हो, इस तरह ग्रुप जुड़े हुए हो। तो यहां पे आपके पास देखिए Me के बगल में OCOR जुड़ा है, यहां भी Me के बगल में OCOR जुड़ा है, यहां पे CH3 के बगल में क्या है, CH2 है भाई। और मैंने बताया CH2 अगर होता है तो यहां से 1 से 2 के बीच में आती है। यहां पे CH3 के बगल में क्या है, CO है, वीक डिसिल्डेड है, तो इसकी कितनी आती है, 2 से 3 आती है। तो ना ये हो सकता ना ये हो सकता, या तो सी बी होगा या फिर डी होगा, या तो बी होगा या फिर क्या होगा, आंसर डी होगा। अब इसमें भी क्या चेक करोगे, देखिए इसमें भी अगर चेक करें तो यहां से मुझे मिथाइल के बेसिस से पता चल गया। अब क्या चेक करेंगे, यहां देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है भाई, यहां पे और है नहीं। तो यहां पे इसका मतलब देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये 1 हाइड्रोजन है, यहां पे और सभी इसमें सभी में 2-2 हाइड्रोजन है, 2-2 हाइड्रोजन का सिग्नल आ रहा है। तो बताइए यहां पे 1 हाइड्रोजन का सिग्नल ही एक्सपेरिमेंटली नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहां पे 2 हाइड्रोजन देखिए, ये रहे 2 हाइड्रोजन, ये रहे, तो इसका मतलब ये आंसर होगा भाई। 2-2 हाइड्रोजन का पीक दे रखा है, 1 हाइड्रोजन का दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब यहां पे तो 1 हाइड्रोजन का आना चाहिए था, जबकि वो है नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्या कहा है, नंबर ऑफ सिग्नल ऑब्जर्व इन द 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इच। नंबर ऑफ सिग्नल पूछे हैं, तो देखिए यहां से एक प्लेन ड्रॉ कर दीजिए, यहां से आप POS काट दीजिए भाई, यहां से
आप क्या करिए, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री चला दीजिए, यहां से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चला दीजिए, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री चला दीजिए। मतलब ये मेरे पास दोनों हाफ हाफ में कट गए भाई, यहां से हाफ हाफ में कट गए तो यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। मतलब ये और ये रिपीटेड पार्ट है, इन दोनों में से कोई एक पार्ट रख लेंगे, इसको रख लिया मैंने जैसे। तो यहां पे 13 CNMR पूछा तो 1 सिग्नल, 2 सिग्नल भाई, यहां से 3 सिग्नल, यहां से 4 सिग्नल, और ये मेरे पास 5 सिग्नल, और ये मेरे पास 6 सिग्नल। ठीक है, ये 6 सिग्नल आपके पास आ रहे हैं, यही तो 6 सिग्नल है। यहां पे एक कार्बन, ये और ये का सेम है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, ये वाला कार्बन और यहां से ये वाला कार्बन सेम है। अब तुम कहोगे ये और ये भी सर सेम होना चाहिए, नहीं भाई, यहां देखिए इस कार्बन के बगल में कार्बोनिल है, इस कार्बन के बगल में कार्बोनिल नहीं है, तो दोनों डिफरेंट है। तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, यहां पे देखिए ये 5। अब देखिए ये और ये दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि इस कार्बन के बगल में कार्बन है और इस कार्बन के बगल में कार्बोनिल वाला कार्बन है, तो यहां दोनों डिफरेंट है। तो 6 आपके पास आंसर आ जाएगा, यहां से 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपका क्या कर दीजिए भाई, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये डबल बॉन्ड है यहाँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डबल बॉन्ड मिस्टिंग है, तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। यहां से क्या करा रखा है कि फोटोकेमिकली रिएक्शन करवाई गई, यहां से फोटोकेमिकली रिएक्शन करवाई गई है। फोटोकेमिकली मतलब लाइट के साथ रिएक्शन, तो लाइट के साथ अगर यहां पे डबल बॉन्ड है तो यहां पे क्या हो जाएगी भाई, ये मेरे पास डबल बॉन्ड, यहां इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो जाएगी, रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगी तो यहां स्ट्रक्चर क्या बन के आ जाएगी भाई, यहां पे ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगी। यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड, यहां पे मेरे पास क्या आ गया भाई, यहां से ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया। इधर की मैं बात करूं तो ये डबल बॉन्ड बन गए, यहां से ये मेरे पास डबल बॉन्ड है। अब यहां से मेरे पास ये क्या बनेगा भाई, यहां से देखना है ओडीसी लगाऊंगा, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। ओडीसी लगाया तो यहां पे क्या दे रखे, दोनों मिथाइल अपोजिट दे रखे, अपोजिट लिख दिया। लाइट की प्रेजेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 3, तो यहां साई4 हो गया भाई। साई4 का मतलब यहां पे कोन रोटेशन, तो कोन कर दिया यहां पे, मतलब यहां पे क्या कर दिया भाई, कोन रोटेशन कर दिया। तो यहां क्या आ जाएगा, ट्रांस आ जाएगा। तो सी के नीचे क्या आ गया, यहां पे ट्रांस आ गया। तो ये जो दोनों मिथाइल रहेंगे ये क्या रहेंगे भाई, ट्रांस रहेंगे। ये क्या रहेंगे, यहां पे ट्रांस रहेंगे, ये क्या रहेंगे, यहां पे ट्रांस रहेंगे। तो यहां ट्रांस मेरे पास बना है, तो हम क्या कहते हैं, ये मेरे पास कैसा कंपाउंड होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड क्या हुआ भाई, एरोमेटिक। तो यहां सिस वाले तो वैसे कट गए, यहां ट्रांस बना है, सिस वाला तो वैसे कट गया, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो अब यहां पे चेक करना है कि भाई इनकी यहां केमिकल शिफ्ट क्या होगी। अब देखिए मुझे पता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक अगर ये कंपाउंड है तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए कि भाई अंदर है, अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के इनसाइड में अगर कोई प्रोटॉन होता है तो वो क्या होता है, हाईली सील्डेड प्रोटॉन होता है, और आउटसाइड में अगर कोई प्रोटॉन होगा तो हाईली डीसील्डेड होगा। अगर इनसाइड वाले हाईली सील्डेड होंगे तो उनकी केमिकल शिफ्ट होगी, अगर आउटसाइड वाले हाईली डीसील्डेड होंगे तो उनकी केमिकल शिफ्ट हाई होगी। तो यहां इनसाइड वाले प्रोटॉन ये है दोनों मिथाइल, दोनों मिथाइल कहां है, इनसाइड में है, तो इन दोनों मिथाइल के प्रोटॉन की क्या होगी, केमिकल शिफ्ट यहां पे मिनिमम होगी, कम से कम होगी, यहां लगभग माइनस में होती है, यहां +17 है, मतलब यहां पे हाई केमिकल शिफ्ट, ये तो गलत बात है, यहां पे -5, ये मतलब ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा भाई, डी आंसर, डी आंसर लो होगी यहां पे। क्लियर है, यहां पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यहां पे क्या कहा है, इसमें बोला गया है इन NMIR स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड नीट ए कंपाउंड शो ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रा 3300 पर सेंटीमीटर, द बैंड बिकम शार्प एंड शिफ्ट, 3300 से कहां आ गया, 3600 आ गया। अब देखिए ये कब होता है, सोलवेंट का इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जब मैंने IR पढ़ाया था उसमें पढ़ा होगा भाई। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर जैसे जैसे डाइल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं सॉल्यूशन को, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होती है ब्रेक हो जाती है। ये ब्रॉड पीक क्यों आई भाई, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा क्यों आया 3300 पे, मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर जैसे ही मैं वहां पे डाइल्यूशन करता हूं तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएंगी, वहां OH या जो भी ग्रुप जो रखा है, जो भी एसिडिक मेरे पास प्रोटॉन है, उनके बीच से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। अगर डाइल्यूशन हम करते रहेंगे तो जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होंगी और वहां पे शार्प पीक आने लग जाएंगी। विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पीक कितनी आती है, लगभग 3600 के अप्रोक्स आती है, और विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैंने बताया था 3200 से 3400 के अप्रोक्स से नॉर्मली देखी जाती है। तो यहां पे आपका 3600 पे पहुंच गया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। और ये किस केस में होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में होता है। हाँ, सोलवेंट इफेक्ट,
ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में होता है, इंट्रामोलिकुलर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी कि यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कहीं पर होती है और उसमें सोलवेंट का इफेक्ट कोई नहीं, कुछ नहीं पड़ता है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डेड ही आते हैं, ब्रॉड पीक आती है, लगभग 3300 की अप्रोक्स आती है। और यहां पे अगर मेरे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहां पे ब्रॉड पीक कब आती है, विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ही मैं सोलवेंट डालता हूं, मतलब डाइल्यूशन करता हूं, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएंगी और 3336 चले जाएगा, क्योंकि विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस बनता चलेगा। तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस में होता है, इंट्रा में नहीं होता है। इंटर के केस में ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी जो होगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर आपके लिए बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्या कहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विच डिस्प्ले द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा IR 1690 देखते ही समझ गए होंगे, बताइए किसका है। यहां पे कॉन्जुगेटेड कीटोन, कॉन्जुगेटेड ये एस्टर आ गया, गलत बात है। यहां पे एस्टर आ गया, गलत बात है भाई। कॉन्जुगेटेड कीटोन मतलब C और D में से रहेगा, तो इससे हमें दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब बचे हुए दो ऑप्शन कौन कौन से भाई, यहां पे देखिए बेंजीन से कितना, एक और एक दो, यहां पे कितने 1 2 3 एंड 4, चार सिग्नल आ रहे हैं। यहां पे देखिए कितने बेंजीन के पीक, एक तो ये रहा, एक मेरे पास ये रहा भाई, और एक कितने, दो ही है, दो है तो सी आंसर। यहां पे चार बेंजीन जुड़े हुए प्रोटॉन के सिग्नल कितने आ रहे हैं, चार, और यहां कितने आ रहे हैं, दो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली भी दो ही सिग्नल दे रखे हैं, एक्सपेरिमेंटली भी दो ही सिग्नल दे रखे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे क्या कहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। यहां से करेक्ट ऑर्डर पूछा गया कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए यहां पे अगर याद हो तो मैंने कहा था कोई भी कार्बोनिल अगर मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड की कहानी आती है तो उसकी यहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2100 से 2250। मैंने कहा था भाई इतने पर सेंटीमीटर इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ये बताया था। और इनके साथ साथ मैंने कहा था कोई कीटीन आ जाए, कीटीन आ जाए, आइसोसाइनेट आ जाए भाई, यहां पे आइसोसाइनेट आ जाए, तो भी इन केसेस में यहां पे क्या होता है, आपकी इनकी भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यहां से 2100 से 2250 होती है, अगर याद हो तो। ठीक है, यहां पे कार्बोनिल की कितनी होती है भाई, कार्बोनिल की होती है 1600 से 1700। कार्बोनिल यहां कीटोन दे रखा है तो हम लिख देंगे भैया 1725 के अप्रोक्स। सारे कार्बोनिल को छोड़िए, यहां पे 1700 कीटोन है तो 1715 के अप्रोक्स। यहां पे साइक्लिक कीटोन है, लगभग यहां 30 to 40 तक इंक्रीज हो जाता है। ये 1700 से आपके पास 1700 से 1800 तक चला जाता है, इसके बीच में रहता है। तो यहां पे आपके पास क्या हुआ 2100 से 2250, तो इसका मतलब बी वाले की तो सबसे ज्यादा होगी, फिर ए वाले की होगी। ए वाले में क्यों हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है भाई, परसेंटेज एस करेक्टर। यहां पे कोई परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा नहीं है, यहां पे 3 मेंबर, अंदर एंगल कम है, बाहर एंगल ज्यादा होगा, अंदर एंगल कम तो बाहर एंगल ज्यादा होगा, बाहर एंगल ज्यादा तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये आपको पता है। अंदर बॉन्ड एंगल कम तो बाहर बॉन्ड एंगल ज्यादा, बाहर बॉन्ड एंगल ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो बी ए और सी, तो बी ए सी आपका आंसर हो जाएगा, डी आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां बी एस सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्या होंगे, प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर भी है। यहां पे इस क्वेश्चन को बताइए भाई, ये क्वेश्चन तो मैं सोल्व करवा ही रखा है। यहां पे क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन IR स्पेक्ट्रम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए यहां पे क्या है, मेरे पास ये लोन पेयर है भाई, ये लोन पेयर है, इधर भी ये लोन पेयर। मैंने कहा था जब ये लोन पेयर होते हैं तो इनके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है। यहां पे क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट करने लग जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ शिफ्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सी वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। अब इन दोनों की बात करेंगे तो यहां पे तो क्या होता है, फिलिपिंग होती है, यहां पे फिलिपिंग होती रहती है। फिलिपिंग अगर होगी तो यहां पे बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा भाई। यहां पे ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। यहां पे अगर मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बी वाला ज्यादा हो जाएगा, यहां पे फिर क्या हो जाएगा, ए वाला। तो सीबीए कौन सा हो गया भाई, सीबीए सी आंसर हो गया, यहां पे सी आंसर हो गया। सर मोर पीओएस वाले में सिग्नल काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, मोर पीओएस कौन से हो गए भाई, ये
ज्यादा पीओएस। देखिए पीओएस अगर कहीं पर भी पीओएस आ रही है, अगर पीओएस मान लीजिए डाली है, मान लीजिए मॉलिक्यूल है इसमें पीओएस डाल दी, तो आपके पास दो पार्ट बने हैं, दो में से एक पार्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरे के काउंट कर लीजिए। अब क्या कई बार क्या होता है कि यहां जहां मैंने पीओएस डाली है उसी के ऊपर एटम आ जाता है, तो उस एटम को भी काउंट करना है भाई, उस एटम को, क्योंकि वो डिफरेंट है, उस एटम को भी काउंट करना है क्योंकि वो क्या है, डिफरेंट है। उस एटम को अगर यहां पे जैसे मैं प्लेन डाला, तो यहां पे अगर मेरे पास इस प्लेन के ऊपर ही कोई कार्बन एटम आ गए यहां पे, तो उनको भी काउंट करना है क्योंकि वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे मैंने पीएस डाली और इसके यहां इसके ऊपर कार्बन नहीं आए, इसके अगल बगल में आए, तो भाई एक पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे, दूसरे को रख लेंगे। यहां से मान लीजिए और एक आ गई, तो चार पार्ट बन गए, तो तीन को एलिमिनेट कर देंगे और एक को रख लेंगे भाई। ठीक है, 46 कौन सा है, 36 है, सी वाला। देखिए यहां पे क्या होता है, जब Cl इसके पास होता है, Cl इसके पास होता है, तो यहां पे क्या होती है भाई, यहां पे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और क्लोरीन के लोन पेयर होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं, पास पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए, अब देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं इनके बीच में अब्दुल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए क्या किया जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करिए, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कैसे करेगा, ये जो ऑक्सीजन होगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को डोनेट करने लग जाता है, जैसे कार्बन की तरफ डोनेट करने लगेगा तो भाई CO का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी भाई, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से फोर्स कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से फोर्स कोएफिशिएंट क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहां पे क्या कहा है, एक कंपाउंड दे रखा है जिसका मास पीक दे रखी है MyZ 84, और यहां पे 84 से किस में गया है, बेस आयन पीक आ रही है 56 पे आ रही है। अब यहां पे क्या कहा है, एग्जिबिट करता है ओनली वन सिग्नल, एक ही सिग्नल एग्जिबिट करता है, और 1.4 आता है भाई। 1.4 का मतलब क्या हुआ, 1.4 का मतलब हुआ कार्बन चेन, क्योंकि अगर कोई वीक डिसिल्डेड भी होता है, अगर वीक डिसिल्डेड भी होता है तो इसका मतलब क्या होगी, उसकी केमिकल शिफ्ट कितनी आएगी, 2 से 3 के बीच में आएगी। यहां 1.4 लिखने का मतलब यहां पे जो मेरे पास मास स्पेक्ट्रम बना हुआ है इसका मतलब वो एल्काइल चेन रही होगी, कोई ना कोई एल्काइल चेन होगी, क्योंकि यहां पे अगर कोई वीक डिसिल्डेड जिसकी केमिकल शिफ्ट 2 से कम भी होती है, वो एडिशन अगर होता है तो उसमें भी क्या हो जाता है, कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट 2 से 3 के बीच में चली जाती है। मैंने बताया था अगर किसी कार्बन के साथ कार्बन ही जुड़े, एल्काइल ग्रुप ही जुड़े, तो इसकी केमिकल शिफ्ट मैंने बताई थी 1 से 2 के बीच में रहेगा। और अगर किसी कार्बन के साथ यहां पे अगर वीक डिसिल्डेड ग्रुप जुड़े, वीक डिसिल्डेड कौन से होते हैं, जिनका एडिशन लेस देन 2 हो, जिनका एडिशन क्या हो, लेस देन 2, तो इन कार्बोनिल कंपाउंड की यहां कितनी हो जाएगी, 2 से 3 के बीच में आ जाएगी। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड ना एल्काइल ग्रुप के साथ मोर डिसिल्डेड ग्रुप हो, यहां पे मोर डिसिल्डेड ग्रुप हो, तो मोर डिसिल्डेड कौन से होते हैं, जिनका केमिकल्स में 2 या 2 से ज्यादा का एडिशन हो, तो जैसे यहां इनका क्या होता है 3 से 4.5 के बीच में होता है, तो यहां पे 1 से 2 आने का मतलब कोई एल्काइल चेन। देखिए यहां एल्डिहाइड आ गया, इसका मतलब नहीं है यहां पे ये मेरे पास क्लोरीन आ गया, नहीं होगा क्योंकि एल्काइल चेन होगी। यहां पे क्या आ गया, साइक्लोप्रोपेन है, ट्राईमिथाइल, ये भी हो सकता है, ट्राईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये जो है मेरे पास 1 2 3 एक तो ये हो सकता है, ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन, इन दोनों केसेस में से कोई ना कोई होगा, इन दोनों में से होगा। अब ये कौन बताएगा भाई, मास स्पेक्ट्रोमेट्री बताएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या कर रहा है, यहाँ पे 56 पे बेस आयन बनती है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करेंगे तो क्या बनता है, रेडिकल केटायन, रेडिकल केटायन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करने से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट होगी तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन कार्बन होगा, तो यहां से होगा तो यहां क्या बन जाएगा भाई, एसाइक्लिक हो जाएगा। कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहां पे एक तरफ क्या बन गया, कैटायन, और एक तरफ रेडिकल। अब यहां से क्या होगा भाई, यहां से ये निकल गया भाई, यहां से जैसे ही मेरे पास यह निकल गया तो कार्बन पे रेडिकल और ये कार्बन मिलकर के क्या बना देंगे, एल्कीन, और एल्कीन का मास कितना होता है, 28। तो यहां पे क्या आ गया भाई, इधर मेरे पास रेडिकल बन गया, यहां पे कैटायन और यहां पे रेडिकल। अब देखिए इसका मास कितना है, यहां से 84 से अगर 56 पे पहुंचाओगे 28 का लॉस करवाना पड़ेगा, और 28 किस में हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन में, तो साइक्लोहेक्सेन आंसर हो जाएगा। यहां से 28 का लॉस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहां से एक तरफ रेडिकल बनाओगे एक तरफ कैटायन बनाओगे, ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक तरफ भाई रेडिकल बना दिया एक तरफ कैटायन बना दिया, ठीक है। तो यहां पे अब यहां पे एलिमिनेशन करोगे तो एलिमिनेशन होगा, तो यहां से ये मेरे पास होमोलाइटिकली बॉन्ड गया, तो यहां पे क्या निकल के गया है, यहां पे ये निकल गया है भाई, यही तो निकलेगा। और यहां पे बना क्या भाई, यहां पे एक तरफ कैटायन है
और एक तरफ आपका यहाँ पे रेडिकल है, एक पे रेडिकल और कैटायन, ये मेरे पास मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे ये एल्कीन निकला, इसका मास 28 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा सी। तो दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया किसने, यहाँ पे एनएमआर ने, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया मास ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इन 13 CNMR स्पेक्ट्रम केटाचोल दे रखा है, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोन, ये तीनों कंपाउंड दे रखे, इसमें 13 CNMR पूछा गया है। तो यहाँ पे 13 CNMR पूछा गया है, तो ये भाई आपके सामने दे रखे हैं। एक तो केटाचोल किसको कहते हैं, यहाँ पे ये आपका केटाचोल है, और यहाँ रिसोर्सिनोल कौन सा हो जाएगा, ये आपका रिसोर्सिनोल, मेटा पे चला जाए OH तो रिसोर्सिनोल, और यहाँ पे हाइड्रोक्विनोन कौन सा हो जाएगा, पैरा पे चला जाए, पैरा पे चला जाए तो हाइड्रोक्विनोन हो जाएगा, पैरा पे चला जाएगा तो हाइड्रोक्विनोन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से 13 CNMR डाटा पूछा गया है, 13C पूछा गया है, 13C पूछा गया है भाई आपसे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास हाँ 2 सिग्नल आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये कि मेरे पास कार्बन एक ये रहा, सेकंड कार्बन 2, और एक मेरे पास यहां से 3, और एक मेरे पास यहां पे 4। ठीक है, 4 कार्बन है, क्योंकि यहां इनके बीच से पीएस डाल देंगे, पीएस डाल देंगे तो भाई यहां पे 3 कार्बन आएंगे, सॉरी यहां पे पीएस डाल देंगे। सबसे पहले तो यहां पे पीएस डाल देंगे भाई। ठीक है, यहां पे पीएस डाला तो एक पार्ट एलिमिनेट कर दिया इसको, तो इसको रख लेंगे, तो 1, यहां पे 2 और 3। अब इस लाइन के बीच में कोई कार्बन एटम आता तो उसको भी काउंट कर दो, तो यहां पे कितने हैं, 3 है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये रहा पीएस, अब इसको यहां पे क्या कर देंगे, हटा देंगे, यहां पे रख लेंगे। अब देखिए इसके साथ ही आ रहा है, तो एक सिग्नल, ये भी 2, एक 3 और ये भी 4। अगर यहाँ पे प्लेन के ऊपर आ रहा है तो उसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट है, तो यहाँ 4 आ गए भाई। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रहा प्लेन और ये रहा प्लेन। ठीक है, पीएस ये रही, तो यहाँ पे 4 पार्ट में से 3 पार्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, तो एक पार्ट को रख लिया, तो 1 और 1 2, 2 ही सिग्नल आए। तो यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 2, मतलब यहाँ पे डी आंसर, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपके लिए यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, यहां पे क्या पूछा गया, द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम यूवी एब्जॉर्प्शन फॉर दी, यहां पे इथेनॉलिक आपके पास कंपाउंड दे रखा है, तो यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है। अगर कार्बोनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड 5 मेंबर में रहता है तो उसकी बेस आईएनपी कितनी होती है, 202 ना, और अगर यहाँ पे 6 मेंबर रिंग के अंदर होता है तो वहां पे 215 के अप्रोक्स 214 चली जाती है ना, यही हो जाती है वुडवर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 202, तो यहाँ बेस आयन पीक होगी। अब देखिए ये मेरे पास अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये गामा हो गया, और ये डेल्टा। तो यहाँ पे बीटा की कितनी वैल्यू आती है, काउंट होती है 12 है, एक बीटा वैल्यू कैंसिल आउट होगा, ये मेरे पास 1 और 1। तो यहाँ गामा की या डेल्टा कितनी होती है, 18 होती है, तो 18 दूनी 36, ये 36 हो गया भाई। ठीक है, एक्सो कितना है, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है एक्सो का, तो एक्सो का एक डबल बॉन्ड का कितना है, ये एक्सो है, तो ये 5 काउंट हो गया। ठीक है, और कितना, एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन आ रहा है तो 30 काउंट होगा, तो ये काउंट कर लीजिए भाई। यहाँ पे कितना आया, 5 6 11 2 13 2 15, 1 3 3 6 7 7 और 1 8, तो 285 आ गया भाई। 285 है क्या, ये आंसर, ए आंसर हो गया, यहाँ पे ए आंसर आ जाएगा 285। ये अल्फा के लिए आया है, ये बेस वैल्यू है, ये बीटा के लिए आया है ना, सॉरी गामा के लिए और डेल्टा के लिए, गामा एंड डेल्टा, और ये मेरे पास क्या है, एक्सो, ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के लिए। ठीक है, चलिए इसमें बता दीजिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग। देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो हमें पता है भाई यहां से ये कितने मेंबर की रिंग है, तो ये भी 5 की है और ये भी 5 की है, ये 6 की है, ये 6 की है, ये कितने मेंबर की है, 5 की है, 5 की है, दोनों हमें ये पता है भाई, है ना, ये दोनों 5 की है और ये किसकी है, 6 की है। अब देखिए मुझे पता है अगर एक शॉर्ट रिंग होगी तो उसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड एंगल, वहां परसेंटेज स्क्रिप्टर रिंग के अंदर क्या होगा, कम होगा। अगर 5 मेंबर है तो रिंग के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, तो बाहर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बाहर बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल अगर बढ़ता है तो परसेंटेज स्ट्रक्चर बढ़ेगा, बोलिए परसेंटेज स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोलिए, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो यहां पे क्या हो जाएगी, फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाएगा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब बाहर कार्बोनिल कहां पे, बाहर है, तो बाहर का बॉन्ड एंगल चेक करना है, यहां पे बाहर का बॉन्ड एंगल चेक करना है, तो बाहर मेरे पास परसेंटेज स्ट्रक्चर क्या है, अंदर बॉन्ड एंगल कम तो बाहर ज्यादा, बाहर बॉन्ड एंगल ज्यादा तो परसेंटेज स्ट्रक्चर ज्यादा, परसेंटेज स्ट्रक्चर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा, फोर्स
मास कांस्टेंट ज्यादा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब देखिए यहाँ 6 मेंबर के, तो इसका मतलब ये दोनों 5-5 के हैं, तो अंदर बॉन्ड एंगल कम है तो बाहर ज्यादा है, इसमें अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बाहर कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है इसका तो कम रहा होगा, इन दोनों का ज्यादा होगा। तो सी वाले का तो ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बाहर कम रहेगा। यहाँ अंदर इन दोनों में अंदर बॉन्ड एंगल कम है तो बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो उसमें इस फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिथाइल जोड़ रखे, मिथाइल क्या लगाएंगे, प्लस आई, प्लस आई लगेगा, तो प्लस आई जितना बढ़ेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या कहेंगे, यहाँ पे बी में तो सबसे ज्यादा होगा भाई, फिर किसमें होगा, ए के अंदर होगा, और सबसे लिस्ट किसमें आ जाएगा, सी के अंदर, ये आ जाएगा बी ए सी। बी ए सी मतलब बी आंसर हो जाएगा 49 में क्या है भाई, बी ए सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे 49 में सबसे पहले बेस वैल्यू अगर मेरे पास 5 मेंबर का, एक अल्फा बीटा अगर 5 मेंबर का होता है, एक अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड 5 मेंबर का होता है, तो इसकी बेस वैल्यू होती है, वो होती है लगभग 202 के करीब। कितनी होती है, 202। अगर 6 मेंबर में अल्फा बीटा होता है तो यहां पे बेस वैल्यू जो होती है इसकी होती है यहां पे 214 वुडवर्ड के अकॉर्डिंग 214। ठीक है, तो यहां 5 मेंबर में है कार्बोनिल, तो यहां पे कितना आ गया भाई, यहां पे 202 आ गया। अब देखिए अगर अल्फा पे कोई एल्काइल ग्रुप क्लीवेज होता है तो उसमें एडिशन होता है 10, बीटा पे होता है तो 12 होता है, गामा में होता है या गामा उससे ज्यादा होता है, गामा या डेल्टा या उससे ज्यादा होता है तो 18 एडिशन होता है। तो यहां पे अल्फा पे नहीं एडिशन हुआ, ये सॉरी बीटा है ना, बीटा है, ये बीटा पोजीशन, तो बीटा पे अल्काइल ग्रुप है, यहां पे रिंग रेजिड्यू बना, बीटा पे रिंग रेजिड्यू है तो यहां पे 12 आया। फिर गामा पे है ये एक और डेल्टा पे है, तो गामा और डेल्टा का कितना आता है 18, 18 दूनी दो मेरे पास रिंग रेजिड्यू है 1 2, तो 2 है तो 18 दूनी 36 हो गया, तो यहां 36 लिख दिया भाई। ये एक्सो अगर साइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, एक एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड होता है तो शिव प्रताप उसका 5 का एडिशन होता है यहां पे। और एक्सो साइक्लिक किसको कहते हैं, जब किसी रिंग के साथ ऐसे जुड़ा हुआ हो, कोई भी रिंग है उसके बाहर की तरफ ऐसे जुड़ा हुआ, तो ये एक्सो साइक्लिक कहलाता है। और एंडो साइक्लिक कब कहलाता है, जब किसी रिंग के अंदर की तरफ होता है। तो देखिए यहां ये 5 मेंबर रिंग है, ध्यान समझिए, ये मेरे पास 5 मेंबर रिंग है, इस 5 मेंबर के ऐसे लिखा है, मतलब ये 5 मेंबर रिंग है और इसके ऐसे, तो ये कौन सा एक्सोसाइक्लिक, तो एक एक्सोसाइक्लिक है और नहीं है ये एक्सोसाइक्लिक नहीं, एंडो है, एंडो का 0 काउंट होता है, एक्सो का 5 काउंट होता है, एक एक्सो ही है तो 5 काउंट हो गया। अब इसमें देखिए यहां पे इसका बेस आयन पीक क्या था, 202 था, अगर इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन मिल जाता, जैसे यहां पे शिव प्रताप यहां पे अगर एक्स्ट्रा आ गया तो इस एल्कीन का एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन 30 ऐड करते हैं, तो यहां 30 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 285 आपका आंसर हो जाएगा, 285 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बातें थी, आज के 50 क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। ठीक है, किसी को भी आज के क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, ऐसे पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे और सदा आगे बढ़ते रहे। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ।